जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत गणित में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज की क्लास में लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2018 का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का। तो इस क्लास में इस पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे है, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न पर है, जो कि इसमें 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय पूछता है। तो पहला प्रश्न है, कह रहा 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं क्या है। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जान लेंगे अभाज्य संख्याएं क्या है। हमने बार बार बताया है कि अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होते हैं जो या तो एक से वो विभाजित हो जाए या तो खुद अपनी संख्या से वह विभाजित हो जाए। जैसे समझ लीजिए 7 अगर विभाजित होगा या तो उसे 1 विभाजित कर सकता है या तो वो खुद मतलब 7 से विभाजित हो सकता है और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। तो वही संख्या है जिनके केवल 2 ही क्या हों, विभाज्य हों, मतलब खुद से या 1 से विभाजित हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है। तो अब कह रहा 80 और 90 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं, पहले ये हमको बताना है। तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। 80 से 90 के बीच तक अगर हम संख्या लिख लें, मान लीजिए हो गया 81, 80 हो गया, 81 हो गया, 82 हो गया, 83 हो गया, फिर 84 हो गया, फिर 85 हो गया, फिर 86, 87, 88, 89 और ये 90। हमने यहाँ 80 से 90 तक संख्या लिख दिया। अब इसमें देखो वह कौन संख्या है जो तो या तो 1 से कट रहा है या तो खुद से कट रहा है, वही हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। ठीक है। अच्छा चलो देखो, 80 एक सम संख्या है, तो अगर सम संख्या है तो वह 2 से भी विभाजित होगा। इसके मतलब ये तो हमारा होगा नहीं। अच्छा 81 देखिए, 81 1 से भी कटेगा, 81 से भी कटेगा और 9 9 81 होता है, 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 82 भी के सम संख्या है तो ये भी नहीं होगा। 83 देखिए यहाँ पर 83 जो संख्या है, ये 83 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 83 जो है या तो 1 से कटेगा या तो फिर 83 से कटने वाली संख्याएं हैं। तो एक संख्या तो हमारी हो गई क्या, 83। अब ये 84 भी एक सम संख्या है और 85 भी 5 से भी कट जाएगा, इसका मतलब इसके भी अनेक भाज्य हो गए, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये 86 भी सम संख्या है। और यहाँ पर देखो 87 एक ऐसी संख्याएं हैं जो कि या तो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो यह दूसरी संख्या जो हमको प्राप्त हुआ, और कौन प्राप्त हुआ, 87। 88 भी सम संख्या है, ये भी कट जाएगा, है कि नहीं। 88 भी तो सम संख्या है, ये भी कट जाएगा। और 90 भी सम संख्या है, ये भी कट जाएगा। अब बात आती है 89 की। 89 देखो कितनी संख्याएं से कट सकता है, क्या 89 ये 3 से कट सकता है। अगर हम 3 से काटें तो 3 दूनी 6 होगा, 2 बचेगा 29। इसका मतलब ये 89 भी हमारी एक अभाज्य संख्या है। क्या है, 89 भी एक हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन ऑप्शन में यही 2 है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, 83 और 87। अगर 89 भी है तो 89 भी हमारी क्या होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं। 90 अंश के कोण को 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, कोण को कहते हैं। ठीक है। 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। और समकोण का चित्र कैसे होता है, इस प्रकार से समकोण का आकृति इस प्रकार से होता है। ठीक है। अच्छा चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से 5 से विभाज्य संख्याएं हैं। 5 से विभाज्य संख्या पूछा है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, तीसरा, ये तो दूसरा हो गया, तीसरा पूछा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। देखिए जैसे समझ लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, ये हमारे पास एक वृत्त है, इस प्रकार से कह रहा है कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं।
मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है और कहीं पर दो बिंदु ले लीजिए, हमने यहाँ पर मान लीजिए दो बिंदु ले लिया, एक ए ले लिया एक बी लिया। अगर इन दोनों को मिला दें तो ये हमारे पास जो रेखाखंड है, रेखाखंड जो हमारे पास रेखाखंड ए बी प्राप्त हुआ है, ए बी क्या कहलाएगा, तो ये भी क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ए बी रेखाखंड क्या है, एक प्रकार की जीवा है। हमने बताया है कि परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड जीवा कहलाता है। अगर हम केंद्र से, सभी बात समझ लेंगे, अगर हम केंद्र से परिधि, ये पूरा किनारा जो है हमारा परिधि कहलाता है, ये पूरा किनारा क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। अगर केंद्र से परिधि तक की दूरी मिला दें, अगर केंद्र से परिधि तक की दूरी मिला दें तो ये हो जाएगा ओसी। ओसी हमारा जो होगा वो क्या होगा, त्रिज्या होगा। क्या होगा, त्रिज्या होगा। ठीक है। अगर कह दें कि वक्र बताइए, वक्र ए बी क्या है, जैसे ए बी लिख दे और इसके ऊपर ऐसे वक्र लगा दे, चाप लगा दे, तो कहेगा ए बी क्या है, तो ए बी एक प्रकार की चाप है। तो ये क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। तो ये चाप है और ये ए बी क्या है, एक प्रकार के रेखाखंड जीवा है। अगर इसकी बात कर रहा है, इतने की बात कर रहा है तो ये चाप कहलाएगा। अगर ए से बी की बात कर रहा है तो ये जीवा कहलाएगा। अगर केंद्र ओ से लेकर परिधि तक की दूरी कह रहा है तो त्रिज्या कहलाएगा। अगर चारों किनारा कह रहा है तो वो परिधि कहलाती है। ठीक है, सभी बातें याद रखेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 क्या है, कह रहा है कि निम्न में से 5 से विभाज्य संख्याएं हैं। 5 से कौन कौन से संख्याएं विभाज्य हैं ये हमको बताना है। ठीक है, 5 से जैसे हमारे पास है संख्या क्या क्या है, 25 43 है, फिर इसके बाद संख्या है 56 78 है, फिर 55 51 है, फिर 37 75 है। अब कह रहा है इसमें से बताओ 5 से कौन संख्याएं विभाज्य हैं। 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। ठीक है, अब 5 से विभाज्य मतलब ये है कि वह संख्या इसमें से कौन सा है जो 5 से पूरा विभाजित हो जा रहा है, ये हमको बताना। तो आप क्या करेंगे, 5 से इसमें भाग करो, 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 और देखो जब पूरा इसका शेषफल 0 आ जाए तो वही संख्या हमारी क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। लेकिन एक ट्रिक है पकड़ने की, देखिए इसका 5 से विभाज्य हो रहा है तो इसमें देखो इकाई अंक अगर जो 5 रहेगा वो 5 से जरूर विभाजित होगा। तो इसका देखो इकाई अंक 3 है तो ये तो विभाज्य होगा नहीं। इसका इकाई अंक 8 है, ये भी 5 से विभाजित नहीं होगा। इसका इकाई अंक 1 है, ये भी 5 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो ये भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि अगर इकाई अंक 5 है तो वह 5 से जरूर विभाजित होगा। ठीक है, तो लिखेंगे 5 से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या जो होगा वो कितना होगा, 3 7 7 5। ये वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगर 0 है इकाई अंक पे तब भी वो 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 वाला क्या कह रहा है कि 15% का भिन्न रूप क्या होगा। 15% का बोला है, 15% का भिन्न रूप बताना है, भिन्न क्या होगा। ठीक है ना, 15% का भिन्न क्या होगा ये हमको बताना है। अब देखो परसेंट का मतलब हमने बताया है, कई बार बताया है, बार बताया है कि जो परसेंट होता है, परसेंट मतलब होता है 1/100। परसेंट मतलब होता है 1/100, तो 15 है, 15 लिख लो, गुणे परसेंट मतलब 1/100 लिख दो। ठीक है, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 15/100, 15/100। अब भाग कर दो। ठीक है, 5 से कटेगा, देखो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, तो 3/20 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 3/20। ठीक है, तो दोस्तों ये था बहुविकल्पीय प्रश्न 5। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि अतलघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 6 जो कि अतलघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित है। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि राकेश ने 65% अंक अर्जित किया। कितना परसेंट, 65% अंक अर्जित किया, परीक्षा में प्राप्त किया। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले, मतलब राकेश को कितने अंक मिले ये हमको बताना है। तो यहाँ पर हमको ये नहीं पता है कि राकेश को कितना अंक मिला है, लेकिन हाँ ये पता है कि उसने 65% अंक प्राप्त किया है। और कितने पूर्णांक में से, 500 में से 65% वो क्या किया है, पूर्णांक को प्राप्त किया है। तो हम मान लेते हैं कि अभी तो मान के चलेंगे, क्योंकि मान लेते हैं जो राकेश है वो कितना अंक प्राप्त किया है, x अंक मान लेते हैं प्राप्त किया है। हमने यहाँ पर क्या करेंगे, माना
माना राकेश ने यक्स अंक प्राप्त किया। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 65% पाया है। ठीक है, कितना परसेंट पाया है? 65% पाया है। और किस में से पाया है? 500 में से। 500 में से वो 65% क्या किया है? अंक को अर्जित किया है। तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा? राकेश के द्वारा प्राप्त यक्स अंक बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 500 का 65%, 500 का 65% के बराबर होगा। तो 500 गुणे 65%, ऐसे डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं बिना माने होने। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 00 से 00 कैंसिल कर दो और 5 से गुणा कर दो, 55 25 और 5 30, 30 2 32। कितना अंक प्राप्त किया? 525 अंक वह प्राप्त किया। ठीक, ऐसे आप लगा सकते हैं ओरली। ठीक है ना, क्योंकि ये 500 में जब कॉपी चेक होती है तो क्या करते हो? जितना नंबर आता है उसमें से 5 से भाग करते हो, है कि नहीं? जैसे अगर 600 में कॉपी चेक हुआ है तो जितना अंक प्राप्त हुआ है उसमें क्या करते हो? 6 से भाग करते हो, तब हमारा जो है क्या निकलता है? परसेंटेज निकलता है। तो वही काम यहाँ पे किया गया है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। 7 हो गया। 7 क्या कह रहा है? 7 देखेंगे, कह रहा है कि 3x माइनस 5 बराबर यक्स प्लस 3 को हल कीजिए। यहाँ पर यक्स की वैल्यू निकालना है, मतलब आप जो है चर वाले पद को एक पक्ष में रखो और अचर वाले पद को एक पक्ष में रखो, बस इतनी करना है। 3x देखो, ये यक्स हमारे पास एक चर है और यहाँ एक चर है। जब ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, और ये +3 पहले से था। 5 जब उधर जाएगा, ये अचर पद है, जब 5 अचर पद है उधर जाएगा तो +5 बन जाएगा। तो ये 3 में से एक x घटा दो तो 2x आएगा, और इसको जोड़ोगे तो 8 आएगा। ये गुणा है, 2x क्या गुणा है, जब उधर जाएगा भाग बनेगा तो 8/2 हो जाएगा। अब जब 8 में 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि x 8 में है x + 5 का वर्ग का मान बताइए। इसकी वैल्यू पूछा है, x + 5 का वर्ग। तो हमको एक फार्मूला पता है कि a + b का होल वर्ग ना क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बस यही काम करना है। a को बनाओ x और b को बनाओ 5। ठीक है, अब मान रखते चले जाओ। देखो x के स्थान पे, a के स्थान पे x रखो तो x का वर्ग, b के स्थान पे 5 रखो तो 5 का वर्ग, और 2 गुणे a क्या है? x है, और b क्या है? 5 है, तो 5 रखो, है कि नहीं? अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है, और इसका गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और x कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर विस्तार रूप करें तो इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका आप गुणनखंड करना चाहते हैं तो इसका गुणनखंड भी वही होगा, x + 5 एक ब्रैकेट में और x + 5 एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो बस इतना ही काम करना था यहाँ पर, और ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 9 में क्या कह रहा है कि पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण, बहुत आसान है 60 अंश का कोण। सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लो। हमने एक a और b एक रेखाखंड खींच लिया। अब देखियो गोला प्रकार में कोई भी नाप ले लीजिए और ऐसे यहाँ पर केंद्र रखिए और एक चाप ऐसे लगाइए, मतलब एक ऐसे चाप लगाइए, तो इस प्रकार से आप खींच पाएंगे, है कि नहीं? खींच लेंगे ना, ये केंद्र हो जाएगा यहाँ से एक गोला प्रकार से। और वही गोला प्रकार जो आप ले हैं यहाँ इस सिरे पर रखकर फिर एक चाप ऐसे लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, और जहाँ ये दोनों कट कर रहे हैं आपस में इनको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, और ये जो कोण बनेगा वो बनेगा कितने का? 60 अंश का। बस क्लियर, बन गया ना आराम से। ऐसे 90 का बनाना है तो और यहाँ खींच दीजिए, 60 बन जाएगा, 60 का आधा कर दो 30, और 60 30 90, 90 भी बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 कह रहा है कि यदि किसी वर्ग का भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताइए। अब हमारे पास वर्ग है, देखो
वर्ग की क्या होती है, वर्ग की क्या क्या खासियत होती है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी डी एक वर्ग है, इनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और 90-90 अंश का क्या बनाती हैं, कोण भी बनाती हैं 90-90 का, ठीक है। ये 90 की कोण बने, और इनके विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये सब कंडीशन जानिए। अब कह रहा है कि इनकी भुजा हमको दे रखा है, इसकी भुजा हमको पता है, वर्ग की जो भुजा है वो है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ये सूत्र है, सूत्र याद कर लो जिसको याद नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितना है, 6 है, तो यहाँ रखोगे 6, इसका वर्ग है, वर्ग कर दो, और 6 का वर्ग कितना होता है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर परिमाप पूछा होता, परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा कितना है, 6, और 6 चौक 24 सेंटीमीटर। यहाँ देखो सेंटीमीटर का स्क्वायर लग गया क्योंकि 2 बार था, तो सेंटीमीटर करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ 1 सेंटीमीटर था इसलिए सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 11 कह रहा है कि संख्या 13, 39, 273 में मासा ज्ञात कीजिए। मासा निकालना है। अच्छा, अगर मासा कह दिया तो भाग विधि से निकालना आसान होता है मासा, तो आप भाग विधि से मासा निकाल लीजिए। जैसे है 13 है, 39 है और 273 है। अब इसका मासा अगर भाग विधि से निकालें तो ये पहला पद है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे पद का नाम रख लो। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो पहले और तीसरे से भाग कराओ, तो इसका भाग कराओगे किसमें, 39 में। अब 13 तिया 39 होता है कि नहीं, 13 तिया 39, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। अब काटा कौन है, 13, इसका मतलब इन दोनों पद का मासा 13 है, ठीक है। अभी तो एक संख्या और बचा है। अब 13 का जो हमारे पास मासा आ गया है, ये मासा है, जो संख्या सभी को विभाजित करते वही मासा होता है। तो 13 है, 13 अभी इसमें से भाग करेंगे 273 में, ठीक। 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी 26 होता है, और ये आ जाएगा 1, और 13 1 के 13, तो ये भी देखो पूरा विभाजित हो गया। तो वह विभाजित करने वाली संख्या कौन है, 13 है। तो मासा कितना हो जाएगा, मासा बराबर कितना हो जाएगा, मासा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ये भाग विधि से। अब गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा आप गुणनखंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 11 जो कि अतलघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 से 18 तक देखेंगे जो कि अतलघुत्तरीय प्रश्न पर है, ठीक है। तो अगला प्रश्न दोस्तों जो कि लघुत्तरीय प्रश्न पर आधारित है, प्रश्न संख्या 12। देखिए क्या कह रहा है, एक साइकिल 1800 में बेचने पर, ठीक है, 10% की हानि हुई तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है, ये हम क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि साइकिल का क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। 12 यहाँ पर देखेंगे कि माना साइकिल का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना है, 100 रुपया है, ये हमने मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन आपको बेचने पर, देखो विक्रय मूल्य दिया 1800, बेचने पर 1800 रुपये में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य, जो साइकिल का विक्रय मूल्य है, साइकिल का जो विक्रय मूल्य है वो हमको पता है कितना है, 1800 रुपया है, ठीक है। अब हानि प्रतिशत हमको पता है, हानि प्रतिशत कितना है, प्रतिशत 10% है, हानि प्रतिशत कितना है, 10%। कह रहा है कि क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो एक फार्मूला हमने बताया था कि अगर आपको क्रय मूल्य पता हो, ठीक है, जैसे हानि अगर निकालना हो, अगर हानि आपको निकालना है तो जो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो, क्या करेंगे, क्रय मूल्य और माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य, तो ये हमारा जो है क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। जितने में खरीदे हो उसमें से विक्रय मूल्य घटा दो तो आ जाता है क्या, हानि आता है। लेकिन अगर कहा जाए हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, हानि प्रतिशत अगर निकाला जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे में कितना, 100, यही तो होता है। तो हानि प्रतिशत कितना है, 10 है, तो यहाँ रखो 10
हो जाएगा 10 बराबर, ठीक है। ये हानि कितना है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो यहाँ रख लो क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य और बटे में क्रय मूल्य और गुणे में कितना 100। अब सभी का मान रख लो, ये हो जाएगा 10 बराबर क्रय मूल्य कितना है x, तो x रखो, विक्रय मूल्य कितना है 1800, तो यहाँ लिखेंगे 1800 और बटे में क्रय मूल्य कितना है x और गुणे में कितना है 100 लिख देंगे, ठीक है। अब इधर देखो ये 100 है, इधर 10 है, तो 10 1 के 10 और 10 10 में 100 होता है ना, तो इधर कितना बचा 1 बचा और इधर कितना बचा x माइनस 1800 और बटे में कितना x और गुणे में कितना 10, x गुणा यहाँ करा दो, तो ये हो जाएगा x बराबर x माइनस 1800 और गुणे में कितना 10 से गुणा करा दो, x बराबर 10x माइनस 18,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18,000। जब 10 से गुणा कराएंगे x में तो 10x हो जाएगा और कितना हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। अब यहाँ देख लेंगे तो ये 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 10x, देखो 10 इधर हमने लाया तो माइनस हो जाएगा और बराबर इधर कितना बचेगा माइनस 18,000 बचेगा, ठीक है 18,000। इसको घटा देंगे तो माइनस 9x आ जाएगा बराबर माइनस 18,000, तो 9 से भाग करा दो तो x बराबर माइनस 18,000 और बटे माइनस 9 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आया 2000, कितना आया 2000 रुपया। मतलब जो x हमने क्या माना था, x क्रय मूल्य माना था, तो साइकिल का जो क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य वो कितना आ जाएगा 2000 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा हम बोल रहे हैं कितना आएगा 2000 रुपया आ जाएगा क्रय मूल्य। तो ये था प्रश्न संख्या 12, जो कि इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 क्या है, जिसको मिटा दे रहे हैं आप। प्रश्न संख्या 13, ठीक है। 13 कह रहा है रुपया 500 का, ठीक है 13 है रुपया 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज पूछा है, ये 500 रुपया क्या है, मूलधन है, मूलधन जो है वो कितना है 500 रुपया है, ठीक है। और 3 वर्ष क्या बताता है, समय बताता है। समय जो हमारे पास है वो कितना है 3 वर्ष है, 3 वर्ष क्या है समय है। और 12% वार्षिक ब्याज की दर से, दर हमको बता रहा है किस दर से हमको ब्याज मिल रहा है, 12% सालाना ब्याज है। कह रहा है साधारण ब्याज बताइए, साधारण ब्याज। अब हमको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय और गुणे दर और बटे 100, ठीक है। ये होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर, मतलब PRT बटे 100। तो ये मूलधन कितना है 500 है, गुणे समय कितना है 3, गुणे दर कितना है 12 बटे कितना 100, ठीक है। देखो 00 से 00 कैंसिल कर दो, अब हमारे पास बचा है 5 गुणे 5 ये 15 कर लो, ठीक है ना। ये 5 गुणे 3 गुणे 12 बचा है, ठीक है। तो 12 पंचे 60, ठीक है। 12 का गुणा 5 में कर दो, 12 पंचे 60 और 60 गुणा 3 में कर दो, तो 6 3 18, कितना हो जाएगा 1800 रुपया। ये हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1800। 12 पंचे 60 होगा ना, अब 60 में जब 3 से गुणा करोगे तो 3 6 18, ठीक है। 12 पंचे 60 और 3 6 18, 180 रुपया आ जाएगा ना, 180 ही आएगा, क्योंकि 12 पंचे 60 होगा और 3 6 18, 180 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 14 है, ठीक है 4 नहीं 14 है। कह रहा है कि x ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस ब्रैकेट में y जेड माइनस x ब्रैकेट में z x माइनस y को सरल कीजिए। इसको क्या करना है, सरल करना है। सरल करने मतलब ब्रैकेट खोल के गुणा कर लो बस। तो x गुणा y में, तो x गुणा z में, देखो इसका गुणा अब इसमें होगा, पहले इसमें हो गया, अभी हो जाएगा x z। अब इसका गुणा इसमें कर दो, पहले गुणा पहले में तो y z, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस x y इसमें, ठीक। अब इसको उठाओ इसमें करो तो ये हो जाएगा प्लस x z, इसका गुणा इसमें करेंगे तो y z होगा माइनस y z।
अब देखो क्या क्या इसमें कुछ कट रहा है, प्लस माइनस हमेशा घट के जीरो बनते हैं, तो प्लस और माइनस सेम सेम देखो, एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई है, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। ये देखो एक्स जेड, ये भी माइनस प्लस था, ये भी घट के जीरो हो गया, और ये भी प्लस माइनस था, ये भी घट के जीरो हो गया, तो आंसर कितना आया, जीरो आया हमारा आंसर। आंसर कितना आएगा, शून्य आएगा, क्योंकि सभी घट के जीरो आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। 15 क्या कह रहा है, 15 है कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है। ठीक है, 50 छात्रों के लिए 40 दिन की सामग्री भोजन है। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं, 30 छात्र अगर और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी, ये पूछा है। ठीक है ना, कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी ये हमको बताना है। ठीक है, आइए देखिए, पहले कितने छात्र हैं, 50 छात्र थे। ठीक है, छात्रावास में 50 छात्र थे और 40 दिन तक भोजन चलता था। ठीक है, यहाँ देखिए छात्र हैं और यहाँ है दिनों तक भोजन। ठीक है, दिनों तक भोजन ऐसे लिख दे रहे हैं, भोजन ऐसे सही। ठीक है, छात्र कितने हैं, 50, तो यहाँ लिखो 4, और कितना दिन तक भोजन चलता था, 40 दिन तक। और जब 50 में 30 और ऐड हो गए तो कितना बन गया, 50 प्लस 30 हो गए, तो कितना दिन तक भोजन चलेगा, मान लेते हैं ये x दिन तक भोजन चलता है। तो अब ये हमारे पास जो आया है वो कितना बन गया, देखिए यहाँ पर 50 प्लस 30 टोटल कितने हो गए, 80। पहले 50 छात्र थे, 40 दिन तक भोजन चलता था, अब जब 30 और ऐड हो गए तो 80 बन गए। तो कितना दिन तक, हमने मान लिया x दिन तक चलता है। तो यहाँ पर समानुपातिक का नियम लगा लो, इसका यहाँ पर इस प्रकार से एरो का निशान लगाकर समानुपातिक बना लो। कैसे, एक बार 50 अनुपाते 80 कर लो, समानुपात निकाल लगा लो, फिर ये ऊपर जाएगा, मतलब x अनुपाते 40। इस प्रकार का पैटर्न आप बना सकते हैं। ठीक है, पहले 50 अनुपाते 80 इस प्रकार से, फिर x अनुपाते 40। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नज़दीक का नज़दीक के साथ गुणा कर लेते हैं और दूर का दूर के साथ गुणा करके बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो 50 गुणा 40 में होगा, तो 50 गुणे 40, ठीक, बराबर, या 80 गुणा x में, तो 80 गुणे x, तो 80 का गुणा भाग में कर दो, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 40 और बटे में 80 बराबर, यहाँ कितना बचा, x बचा, गुणा था इधर आया भाग बना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 आया और 2 25 से 50 होता है, कितना आया 50, 25 आया, x की वैल्यू कितना आया 25 आया, तो वह कितना दिन चलेगा, 25 दिन। 25 दिन हमारा आंसर सही होगा, 25 दिन हमारा आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, इसको मिटा दे रहे हैं। 16 क्या कह रहा है, 16, ठीक है, 16 है, कह रहा है आयताकार खेत का क्षेत्रफल पता है हमको, आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो है हमको पता है कितना है, 177 सेंटीमीटर स्क्वायर, 117 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी लंबाई है हमको पता है, लंबाई भी पता है, लंबाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। कह रहा है उसका चौड़ाई बताओ क्या होगा, चौड़ाई बताना है, चौड़ाई हमको ये बताना है कितना होगा। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई और गुणे में चौड़ाई, ये तो पता होना चाहिए। क्षेत्रफल कितना है 117, यहाँ रखो, लंबाई कितना है, लंबाई हमको पता है 13 रखो, और गुणे चौड़ाई हमको नहीं पता है, तो चौड़ाई यहीं रहने दो, ये गुणा इधर आएगा भाग बनेगा, तो ये हो जाएगा 117/13 बराबर कितना, चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई, अब 13 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 13 9 117, 13 9 117, 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रश्न संख्या 16। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 17 और 18। आइए देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितना है 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। लंबाई हमको पता है, मतलब दूरी पता है, दूरी जो दिया है वो दिया है 270 मीटर है। ठीक है, और जो समय है
समय जो हमको दिया है वो दिया है 10 सेकंड, 9 सेकंड है, 9 सेकंड दिया है, 9 सेकंड समय दिया है। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि चाल बताओ। तो हमको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। लेकिन चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, और मात्रक कैसे दिया है, मीटर सेकंड में दिया है। तो हम यहाँ चाल निकाल लेंगे, चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है 270 और समय कितना है 9, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड के रूप में। ठीक है, अब देखो हमने बताया है जब मीटर प्रति सेकंड हो, इसको अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो इसमें हम गुणा कर देंगे कितना 18/5 से। अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो हम इसमें गुणा कर देंगे कितना से, कितने से गुणा कर देंगे 5/18 से। ठीक है, यही काम करना है। तो अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो 5/18 से, अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो 18/5 से गुणा कर लो। तो यहाँ बनाना किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ करेंगे 270/9 और गुणा कर देंगे 18/5 से। ठीक है, और ये बन गया किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इसी को विभाजित कर लो, 9 से काटो, 9 दूनी 18 होता है, 5 से काटो, इसको जब 5 से काटेंगे तो 5 25 हो जाएगा, और 2 बच गया, 5 6 30 हो जाएगा। आया कितना 56, कितना आया 56, और गुणे कितना आया 2, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 1 11, 112 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो चाल आया है, चाल कितना आया, चाल बराबर आया 112 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चाल कितना आया 112 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको याद रखेंगे, ये वाला चीज़ काम का चीज़ है। ठीक है ना, हमेशा याद रखिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा 5/18, मीटर प्रति सेकंड 18/5 से गुणा कर दो, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। 18 है प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि एक खाद्यान्न में विभिन्न प्रजातियों के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में पौधों की संख्या दी गई है। गुलाब का 300, गेंदा का 250, जूही का 100 और जो डहेलिया की जो है 150 और रजनीगंधा का 450। कह रहा है इन पौधों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले हमको क्या दिया है, गुलाब दे रखा है, गुलाब। ठीक है, ये गुलाब हो गया। और क्या है, और हमारे पास गेंदा है। ठीक है, गेंदा है। फिर क्या है, जूही, जूही है। इसके बाद क्या है, डहेलिया, डहेलिया है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, रजनीगंधा, रजनीगंधा। ये इस प्रकार से हमको कुछ फूलों का नाम दे रखा है। अब देखिए हम कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कितने कितने आंकड़े हैं। 300 है, फिर कितना 250 है, फिर कितना है 100 है, और फिर 150 है, फिर 450 है। अब हम पिक्टोग्राफ कैसे दिखाते हैं, सबसे पहले एक पैमाना मान लेते हैं कि कोई चित्र जो है ये इतने के बराबर है। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि यहाँ मान लेते हैं कि जो 50 फूल, जो 50 फूल है, 50 फूल बराबर मान लेते हैं हम, 50 फूल बराबर मान लेते हैं एक गेंद के। कितने, एक गेंद के बराबर है, गेंद के बराबर है, एक गेंद के बराबर है। ठीक है, अच्छा अगर हम 50 फूल एक गेंद के माने हैं तो बताइए 300 में कितने गेंद बनेंगे। तो अगर हम 300 में 50 से 300 में 50 से अगर भाग कर दें तो गेंद पता चल जाएगा। भाग करो 0 से 0 और 5 6 30, कितना गेंद बनेगा, 6 गेंद बनेगा। तो एक गेंद, 2 गेंद, 3 गेंद, 4 गेंद, 5 गेंद, 6 गेंद, ये गेंद है। इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, ऐसे। अब बताओ 250 में कितने गेंद बनेंगे। अब 250 में 50 से भाग कर लो 0 और 50 25, कितने गेंद बनेंगे, 5 गेंद बनेंगे। ठीक है, एक गेंद हो गया, 2 गेंद हो गया, ये हो गया 3 गेंद, और ये हो गया 4 गेंद, ये हो गया 5 गेंद। ठीक है, 50 से भाग करेंगे 50 25। ठीक है, अब बताओ 100 में कितने गेंद बनेंगे। 100 में अगर 50 से भाग करें, 50 दूनी 100,
तो कितने गेंद बनेंगे, 2 गेंद बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 150 में कितना बनेंगे, 50 से भाग कर लो तो 50 तो यहाँ 150 होता है, कितने गेंद बनेंगे, 3 गेंद बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 450 में कितना बनेंगे, 450 में 50 से भाग कर लो, 0 से 0 और 5 9 45, 9 गेंद बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस प्रकार से 9 गेंद बना लेंगे। ठीक है, ये पैमाना मान ज़्यादा था, एक पैमाना मान लेते हैं कि 50 फूल जो है 1 गेंद के बराबर है, तो इसमें कितने गेंद बनेंगे, इसमें कितने गेंद बनेंगे, यही लिखना है बस, यही और कुछ नहीं करना। यही हमारा जो है कौन सा ग्राफ, क्रिप्टोग्राफ कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से बना लेंगे। तो दोस्तों ये था कुल मिलाकर 18 क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर पेपर में। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसा लगा। अगर किसी वर्ष का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दें, हम इसको सॉल्व करा देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।